है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने तो थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि मैं जिस केमिकल स्टॉक को आज कवर करने वाला हूं, आपको पता लग ही गया होगा। और जितने भी इन्वेस्टर होंगे उनको क्लीन साइंस के बारे में ज़रूर अच्छे से पता होगा। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर अभी क्या है कि इस स्टॉक्स में 47% का लगभग गिरावट हो चुकी है और इसने आईपीओ में भी रिटर्न्स दबा करके दिया था, 98% का रिटर्न दिया था। तो इन्वेस्टर के बीच यही मतलब कि डर सा बना हुआ है कि ये स्टॉक 98% लिस्टिंग गेन देने के बाद लगभग 50% के आसपास गिरावट हो चुकी है, तो ये आगे उठेगा कि नहीं उठेगा, रिटर्न्स आगे देगा कि नहीं देगा। तो यही सब देखते हुए दोस्तों मैंने इस वीडियो को और इस केमिकल स्टॉक को कवर करना चाहा। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि दोस्तों ये स्टॉक अपने लिस्टिंग गेन की तरह आगे भी रिटर्न्स देगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत हम करते हैं। पहले एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों, एक वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस आपको शेयर करने वाला हूँ। और जैसे अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको डिटेल से एनालिसिस चाहिए, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से डिसीजन आप ले पाएंगे। बिना अगर अधूरे वीडियो छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट सकती हैं, जिसकी वजह से नॉलेज अधूरा रहेगा। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग करना भी कोई मतलब की बात नहीं होगी। तो कंपनी का नाम आपने पढ़ ही लिया, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसकी लिस्टिंग अभी जुलाई में हुई थी। अभी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2003, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। तो ये 2003 में इनका मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ था, मतलब शुरुआत हुआ था, और ये लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है और जो कि पूरी दुनिया भर के लिए मतलब केमिकल बनाते हैं, जो इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी दुनिया भर में होता है। इट मैन्युफैक्चर फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल सच एज परफॉर्मेंस केमिकल, मतलब कि क्रिटिकल टाइप की केमिकल बनाते हैं, जो कि क्या क्या केमिकल का नाम है, जैसे MEHQ, BHA एंड AP। MEHQ को दोस्तों हम बोलते हैं MEHQ को बोलते हैं मोनोमिथाइल ईथर हाइड्रोक्सी, मोनोमिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन। ये दोस्तों मोनोमर इंडस्ट्री के लिए एज ए स्टेबलाइजर के रूप में यूज होता है। और BHA जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्यूटालाइटेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये केमिकल का नाम थोड़ा सा दोस्तों कठिन है, इसलिए लेने में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है लिपस्टिक इंडस्ट्री और मॉइस्चराइजर बनाने में के लिए। और AP जिसको हम अल्काइल फिनोल बोलते हैं, और ये पल्प पेपर इंडस्ट्री और पेपर मेकिंग में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स क्या क्या बनाते हैं, गुआकोल एंड DCC एंड FMCG केमिकल फॉर MAP एंड एनिसोल। तो जो इनके और मतलब फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट के रूप में ये क्या क्या बनाते हैं, गुआकोल एंड DCC। और FMCG के इंडस्ट्री में यूज होने के लिए क्या बनाते हैं, 4-MAP एंड एनिसोल। तो गुआकोल जो होता है वो एक वो किस में यूज होता है, पेरोक्साइड एक्टिविटी टेस्ट में एज ए रिएक्टेंट के लिए यूज होता है। और 4-MAP जिसको बोलते हैं मेथॉक्सी एसिटोफिनोल, तो ये यूज होता है किसमें दोस्तों, यूज्ड एज ए इंटरमीडिएट इन बल्क फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक एडिटिव्स एंड रेजिन। तो ये जो 4-MAP है ये अपना कॉस्मेटिक एडिटिव्स के रूप में यूज होता है और क्या बोलते हैं बल्क फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और रेजिन में यूज होता है। एनिसोल ये क्या है, मोनोमेथॉक्सीबेंजीन इसका नाम है, इसको दूसरा नाम मोनोमेथॉक्सीबेंजीन बोलते हैं। ये किस में यूज होता है, परफ्यूम में, और फ्लेवर जो हम मतलब कि कई तरह के फ्लेवर के रूप में वो यूज करते हैं, जो खाने वाली चीज़ों में रहता है उसमें यूज होता है ये दोस्तों, और सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। की पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो ये दोस्तों ग्रीन केमिस्ट्री के रूप में अभी जो है इंडस्ट्री, अभी उभरती हुई इंडस्ट्री है, जो कि पूरी दुनिया अभी क्लीन साइंस पर और क्लीन एनर्जी के बारे में बात कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो इनके प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, वो ग्रीन केमिस्ट्री पर आधारित है। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज इमर्जिंग फोकस एमंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट इज मिनिमाइज पोल्यूशन। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है,
वो मतलब कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कम से कम पोल्यूशन करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री का यूज होता है, जो कि क्लीन साइंस का जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि R&D है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो इको फ्रेंडली है और ग्रीन केमिस्ट्री पर काम करती है, जो इनके प्रोसेसेस हैं दोस्तों फाइन केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल बनाने का। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब पोल्यूशन ये न के बराबर करते हैं अपने प्रोसेस के जरिए। और आगे हम पढ़ लेते हैं, इज़ वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन द की प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मोनोमिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन, जो कि MEHQ के बारे में पहले बता दिया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी क्यूनेनिसोल इसके बारे में पहले बता दिया मैंने। तो ये सब इनके दोस्तों की प्रोडक्ट हैं, जो कि मैं पहले ही डिटेल्स में बता दिया था। और आगे हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशंस। प्रोडक्ट एप्लीकेशंस के बारे में दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि जो ये एनिसोल, MEHQ, गुआकोल, MAP, BHA, एस्कॉर्बिल, palmitate, these are used as a key starting level materials as inhibitors और additives, जो कि ये सारे केमिकल्स है दोस्तों, ये शुरुआती केमिकल्स एडिटिव्स के रूप में जो यूज होते हैं। कहाँ का यूज होते हैं? टेक्सटाइल, FMCG, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर एंड मेनी अदर्स। मतलब कि इतने सारे जगहों पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, FMCG इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने में और अदर तरह के प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। इट्स की कस्टमर इंक्लूडिंग, इनके कस्टमर कौन कौन है? बायर है, SRF है, SRF जो कि ये सब दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बायर AG, SRF, जेनेक्स लेबोरेटरीज, न्यूट्रिएंट इंटरनेशनल, एनवी एंड विनती ऑर्गेनिक्स। ये सब केमिकल कंपनीज के बारे में अगर आप दोस्तों इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं कितनी बड़ी ये मैन्युफैक्चरिंग हब है इस सब केमिकल इंडस्ट्री के, और ये सब इनके कस्टमर है किसके? क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है कि इनके बड़े बड़े कस्टमर है दोस्तों। इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स क्या क्या है? द कंपनी सप्लाइड इट्स प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। तो जो ये इंडिया में भी अपना इनके कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और पूरी दुनिया में ही अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। कहाँ कहाँ? चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान एंड जापान। और इनके मतलब कि यूज़र कौन कौन है, यानी इनके प्रोडक्ट कौन कौन लेता है? बायर AG, जेनेक्स लेबोरेटरी, जो कि मैंने पहले बता दिया दोस्तों। तो टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, इसलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इन FY20 इट्स जनरेटेड 69% ऑफ रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया। मतलब कि 2020 में इन्होंने 69% रेवेन्यू जनरेट किया। कहाँ से? एक्सपोर्ट करके, मतलब इंडिया के बाहर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके। मतलब कि इनका जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ का इनका दोस्तों? सर्टिफाइड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट कुरकुम। कुरकुम कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र में है दोस्तों। इट्स क्लोजली प्रॉक्सीमेट द JNPT पोर्ट फ्रॉम वेयर इट्स एक्सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि कुरकुम में है और किसके नज़दीक है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नज़दीक है, जिसके जरिए ये अपने माल को ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इनका देखिए, जो ट्रांसपोर्ट का भी है खर्चा वो भी बच गया। अगर ये दूसरी जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहती तो पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा लगता, तो ये इनका वो भी पैसा बच जा रहा है। ईच फैसिलिटी हैज़ एन ऑन साइट R&D यूनिट, मतलब कि हर एक जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अलग से खुद के R&D है, क्वालिटी कंट्रोल है, डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी है। तो आगे हम देखते हैं, द फैसिलिटीज हैव डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइंस विथ ए कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 29,900 AMTPA। मतलब कि इनकी जो टोटल कैपेसिटी अगर जितने भी यूनिट्स हैं सारे को मिला दिया जाए तो 29,900 मीट्रिक टन पर एनम की है। और ये कितने? 71.94 मतलब कि परसेंट, जो कि टोटल कैपेसिटी का इतना परसेंट इन्होंने मतलब यूज किया था। इट हैज़ आल्सो रिसेंटली सेटअप ये यूनिट एट द थर्ड फैसिलिटी एडजेसेंट टू एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट कुरकुम। मतलब इन्होंने दो पहले से ही इनका यूनिट था जिसकी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी? 29,900 MTPA। और अभी इन्होंने तीसरा प्लांट भी लगा दिया है। कहाँ? वहीं पर महाराष्ट्र में, कुरकुम में ही। कैपेक्स प्लान इनका आगे का क्या है दोस्तों? द कंपनी प्लान्स टू इनक्योर कैपेक्स ऑफ अराउंड 700 मिलियन एनुअली, यानी 70 करोड़ का सालाना ये खर्च करने वाले हैं आगे। और डेवलपमेंट किस में खर्च करने वाले हैं? फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करेंगे और लगाएंगे प्लांट है। और कहाँ पर? वहीं कुरकुम में ही। R&D ब्रेक थ्रू क्या है इनका? 21 का। द कंपनी सक्सेसफुली डेवलप्ड इट्स की प्रोडक्ट इन HLS सीरीज।
तो HALS क्या है, हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर, जो कि एक तरह से प्लास्टिक और पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है। और ये दोस्तों ये प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है और इन्होंने अपने खुद से R&D में डेवलप किया है। तो R&D में जब डेवलप किया है और उसके बाद ये मैंने पहले बता दिया, पॉलीमराइजेशन अवरोधक के रूप में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होगा ये, वाटर ट्रीटमेंट में, पेंट इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्री। द कंपनी प्लान्स टू कमर्शियलाइज दिस प्रोडक्ट बाई H2 FY23, मतलब कि मतलब इसी साल जो 2023 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके दूसरे क्वार्टर में ये प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज मतलब कि प्रोड्यूस करने वाले हैं और इसका सेल भी करने वाले हैं। तो रेवेन्यू इनका कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पर है, द कंपनी डिराइव्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ MEHQ, जो कि MEHQ इनका प्रोडक्ट है, वहाँ से इनका ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि रेवेन्यू आता है। और वो कहाँ कहाँ यूज होता है, एक्राइल फाइबर्स, पेंट इंडस्ट्री, इंक्स, एडहेसिव एंड सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स, ये कंपनी में यूज होता है। ये पहले और कहाँ यूज होता था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होता था। इन द फिक्सल इंडेड मार्च 2021 रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ MEHQ अनाउंस 48%, क्योंकि मैं पहले बता दिया था MEHQ से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कितना आता है, 48% का रेवेन्यू आता है दोस्तों। और ये दोस्तों इन 2021 रेवेन्यू फ्रॉम द क्लीन साइड टॉप 10 कस्टमर अराउंड 245.46 करोड़ विथ 68 करोड़ कमिंग फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट कस्टमर। जो इनका 245 करोड़ का रेवेन्यू आया था किसमें, 2021 फाइनेंशियल ईयर में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप 10 कस्टमर है उससे सिर्फ 68 करोड़ आया था दोस्तों। IPO की डिटेल्स में पहले बता दिया था, जो कि 19 जुलाई का इनका IPO आया था और 98% इन्होंने लिस्टिंग गेन दिया था और ये 1546 करोड़ का था IPO साइज जो है, जो कि टोटली ऑफर फॉर सेल था, जो कि इनके 2-3 प्रोमोटर्स हैं उन्होंने ही अपनी थोड़ी सी स्टेक डाइल्यूट किया था। और ये कितने 800 शुरुआत में इनकी मतलब कि IPO की प्राइस क्या थी 890 से, और फिर उसके बाद 900, और लिस्टिंग कितनी हुई थी 1784, और कितना लिस्टिंग था, लिस्टिंग के 98%, मतलब कि दोस्तों एक हफ्ते में आपके पैसे को लगभग डबल कर दिया था इन्होंने। और अभी कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर, मतलब जो जून का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो अच्छा आने वाला है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.31 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ था वो 37% का CAGR के हिसाब से 5 साल का था, जो कि एक्सेलेंट रिजल्ट था दोस्तों। अगर 20% कोई कंपनी दे देती है प्रॉफिट ग्रोथ तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि इनका 37% के हिसाब से था। और ROE भी इनका कितना 3 साल का CAGR था 40% का। और फिर उसका डिविडेंड भी पे आउट कितना था 50% का। इनकी कौन सिर्फ 2 है दोस्तों। स्टॉक इज ट्रेडिंग है 20 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू का 20 टाइम्स मतलब कि ट्रेड कर रहा है। वो 3-4 गुना अगर रहता है तो चलता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन सारे दोस्तों प्रोज ही नहीं मिल पाते, कुछ ना कुछ तो कॉन्स जरूर मिलेगा। तो हम कुछ ना कुछ कॉन्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हमको अच्छा रिटर्न चाहिए, अच्छी कंपनी मिल रही है तो। डेटर डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 65.16 टू 81 डेज। जो डेटर डेज जो होता है दोस्तों की, जैसे कि कोई कंपनी अपना माल बेच रही है तो फिर उसके रिसीव होंगे, जो पैसे रिसीव होंगे वो कितने दिन में रिसीव हो जाते हैं। तो पहले 65 डेज में रिसीव होता था, अभी 81 डेज लग जाता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके जो कस्टमर है दोस्तों टॉप के कस्टमर है, जैसे SRF है, बायर है और बड़े बड़े कस्टमर है, तो इनका पैसा डूबने वाला नहीं है। तो इसलिए कस्टमर भी मतलब भरोसेमंद है इनके। और आगे हम क्लीन साइज के बारे में कुछ पैरामीटर चेक कर लेते हैं। कंपनी अभी 15,000 करोड़ की हो चुकी है। स्टॉक का PE भी 67 के आसपास चल रहा है। ROC इनका लास्ट ईयर का 46% का था। डेट तो इनके पास है ही नहीं, 0। PEG रेशियो 1.8 का है। अगर PEG रेशियो 1 से 1.5 के आसपास रहता है तो अच्छा रहता है। इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ठीक है दोस्तों। अभी अगर कुछ मार्केट गिरावट आती है तो ये आ जाएगा लेवल में, तो आप धीरे धीरे बाई एंड डिप्स का डिसीजन ले सकते हैं। और अभी भी ये इनका हाई कितना गया था 2700 और लो कितना 1422, यानी अपनी लो के लगभग धीरे धीरे आसपास में ही है। और 98% का लिस्टिंग गिन देने के बाद दोस्तों अभी इसमें 47 या 50% के आसपास का देख लेंगे तो गिरावट है। और फाइनेंशियली ये इतना स्ट्रांग कंपनी है कि कोई भी इसमें दोस्तों मूड बना लेगा इसमें इन्वेस्टमेंट का। करंट रेशियो इनका 3.89 है और इनके पास कैश फ्लो कितना है 216 करोड़ का दोस्तों, और बहुत ही गजब का है। क्विक रेशियो 3.24 का है। डेट इनके पास 0.33 यानी 33 लाख का डेट, जो कि ना के बराबर है। आगे हम चेक करते हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट।
पिछले 4-5 क्वार्टर का देखेंगे, मार्च 21 में 134 करोड़, फिर 146 करोड़, फिर 153 करोड़, दिसंबर 2021 में 181, फिर 205। मतलब इनका जो सेल्स है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट लास्ट का 3-4 क्वार्टर का चेक कर लेंगे, जून 2021 में 55 करोड़, फिर 54 करोड़, फिर 58 करोड़, फिर कितना था 62 करोड़। और ईपीएस भी हम देख लेते हैं, कितना था ईपीएस भी दोस्तों इनका कितना 5, फिर 5.4, फिर 5.8। तो ईपीएस भी लगभग इन्होंने धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अभी हम इनका दोस्तों एनुअल रिजल्ट है चेक कर लेते हैं। पिछले 4 साल का 393 करोड़ का सेल्स था 2019 में, फिर 2020 में 419 करोड़ 512, फिर उसके बाद 685। तो इनका सेल्स भी देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 35% का इन्होंने 44 इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर 25% के आसपास किसी कंपनी का रहता तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि इनका एक्सीलेंट मेंटेन किया। नेट प्रॉफिट भी देखिए 98, 140, 198, फिर 229। और ईपीएस भी देखिए कितना था शुरुआत में, बाप रे 690, फिर 1091, 51, फिर 18, फिर 21.54। जो इनका आईपीओ के बाद से डाउन हो गया क्योंकि इन्होंने अपना थोड़ा स्टेक डाइल्यूट किया था। और इनका लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ कितना था 29%, फिर 20, फिर 34, फिर उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ कितना था 5 साल का 37 CAGR, फिर उसके बाद 3 साल का 33, फिर 15। फिर स्टॉक प्राइस अभी पिछले साल जून में लिस्टिंग हुई थी तो यदि CAGR अभी नहीं इसका नहीं दिखेगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20%, 22% रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि इनका 40, फिर 3 साल का 40, फिर लास्ट ईयर का 35% इन्होंने मेंटेन किया है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं तो एकदम से मतलब कायल हो गया हूँ, दीवाना हो गया इस कंपनी का। मैं तो इसमें जरूर से जरूर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना मूड बना लिया हूँ। और आप भी देख लीजिए, इनके पास रिजर्व्स भी देखिए बढ़ता जा रहा है, 93, 143, 186, 271, 341, 529, फिर 758। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं इतना बताया हूँ दोस्तों, वीडियो में लंबा होने वाला पहले भी बता दिया था। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा, इसकी बीच में मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और पूरा फंडामेंटली स्ट्रांग और एक एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों जो प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं। 2019 में 94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, फिर 106 करोड़, फिर 186 करोड़, फिर 124 करोड़। इनका आगे भी पहले भी मैं कैपेक्स प्लान बता दिया था, 70 करोड़ का था, जो कि हर साल ये लगभग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, जो कि आगे कंपनी के लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो इन शुरुआत में इनका 94% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर का था, फिर 2021 में थोड़ा डाइल्यूट किया आईपीओ लाने के बाद, तो 78.51% हो गया है, अभी भी उतना ही है। तो ये 75% के नीचे लाएंगे, या तो ऑफर फिर से लिए तो फिर लॉन्च करेंगे, या तो दोस्तों क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि सेबी का नॉर्म्स है 3 साल के अंदर में 75% के आसपास लाना पड़ता है। FIS देखिए इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कितना, इनका पहले 3.88 था, 5.05, फिर 5.18, जो कि सारी कंपनियों से हर एक FIS एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में दोस्तों पिछले 3 क्वार्टर से FIS अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये कंपनी आगे जा करके काफ़ी ग्रोथ दिखाने वाली है। DIS में कौन है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, उसने देखिए 1.75 उनका पर था सितंबर में, फिर दिसंबर में 1.75, फिर उसका मार्च 2022 में 1.82। जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड देखेंगे अगर मार्केट में, तो इनका हर एक फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रही है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी पॉजिटिव पॉइंट रहती है। और ये एक अनंत रूप फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि इसमें उन्होंने भी अपनी होल्डिंग 3.92% का मेंटेन किया है पिछले 4 क्वार्टर से। अब हम एक चीज चेक कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्डिंग डिक्रीज किया क्या, कितना, बहुत ही स्लाइटली 3.68 से 3.49 इन्होंने डिक्रीज किया मार्च 2022 में। म्यूचुअल फंड स्कीम कितने थे, 14 से 13 हो गए हैं, जो कि खास मेरे हिसाब से प्रॉब्लम की बात नहीं है। FIs जो थे कितने, 5.05 था, 5.18 उन्होंने बढ़ा लिया होल्डिंग। FIs इन्वेस्टर कितने थे, इतनी छोटी कंपनी देखिए 109 से 111 FIs ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है हमारे लिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 9.33 से 9.19 मतलब स्लाइटली उन्होंने भी डिक्रीज किया, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें देखिए
अभी मैं लेटेस्ट चीज़ बता रहा हूँ जो कि कोई भी सेल करने के लिए नहीं बोल रहा, ना तो कोई होल्ड करने के लिए, सब लोग बाई करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं इस स्टॉक को, क्योंकि एक रीजनेबल प्राइस पर ये स्टॉक आपको अवेलेबल हो रहा है। पैथरोस्की स्कोर रिटर्न थोड़ा सा गड़बड़ दी, इस वजह से पैथरोस्की स्कोर इनका 4 दिखा रहा है, वरना 7, 8, 9 तो दिखाता ही। और 3 साल का रेवेन्यू सीएजीआर कितना है, 21% के आसपास, नेट प्रॉफिट 32, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% का। आगे हम चेक कर लेते हैं दोस्तों इसमें लोग माल उठा रहे हैं कि नहीं। तो आज मैं ये 4 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल का इसमें देखिए 36% का लोगों ने माल उठाया, और एक वीक का अगर एवरेज देखा जाए तो 52%, और एक मंथ का एवरेज देखा जाए तो 54% का लोगों ने माल उठाया। अगर किसी स्टॉक में अगर 70 से 80% डिलीवरी उठाई जा रही है तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 50% के ऊपर डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि बुरा नहीं, अच्छा है। तो शुरुआत के मतलब साल के शुरुआत से इन्होंने 41% माइनस का रिटर्न दिया है, 3 साल का -3 महीने का -28%, और एक महीने का इतना, और एक वीक का इतना। तो हमें एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों 40, 45, 50% का इनके हाई से डिस्काउंट प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है, तो हमको ग्रैब करने का बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है दोस्तों। और नो बिफोर यू इन्वेस्ट, जो प्रो मनी कंट्रोल प्रो का वर्जन है, उसमें इनका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी चेक किया जाता है। तो वही है दोस्तों, जो कि शुरुआत में बहुत सारे मैंने इसमें चीज़ें बता दी है। कंपनी के पास डेट कम है, कंपनी लास्ट के 2 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, इनका कैश लास्ट के 2 साल से इम्प्रूव हो रहा है, कैश फ्लो भी, और ये नेट कैश फ्लो फॉर 2 ईयर्स मतलब अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं। एनुअल प्रॉफिट इनका 2 साल से बढ़ता जा रहा है, प्रमोटर का कोई होल्डिंग प्लेस नहीं है, इंस्टीट्यूशनल एफआईएस मतलब होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसमें वीकनेसेस थोड़ा सा है, क्या है, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज किया, जो कि पहले मैं बता दिया था। 2 साल से थोड़ा सा इनका आरओसी डाउन है, आरओसी कितना 40-45% इन्होंने मेंटेन किया, तो थोड़ा सा डाउन है। अगर 20% के नीचे आती है दोस्तों, तब जाकर के हमको थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात होती है। आरओई भी आपने पीछे देखा दोस्तों, इन्होंने 32% के आसपास मेंटेन किया था, तो 2 साल से थोड़ा डाउन गया है, फिर भी अभी भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन किया है। आरओए भी लगभग, जो आरओसी आरओए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनका 2 साल से थोड़ा डाउन गया है दोस्तों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकी जो ग्रोथ होगी ना, वो दिखेगी दोस्तों। हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर, हमारे पास डेटा कम होती है, जानकारी कम होती है, लेकिन हम सिर्फ अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे एफआईआईज, टीआईज और म्यूचुअल फंड, इन लोगों को अगर फॉलो करते हैं और इनके अनुसार चलते हैं, और थोड़ा सा अपना थोड़ा सा इफर्ट अगर लगा लेते हैं 1% भी ना, तो हम अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों, मैं एक्चुअली क्या है कि मेरा केमिकल फील्ड में दोस्तों कई सालों का एक्सपीरियंस है, और स्टॉक मार्केट में भी लगभग 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो मैं शुरुआत में लॉसेस भी काफ़ी किया, बाद में प्रॉफिट भी कमाया। तो मैं केमिकल स्टॉक को इसीलिए ज़्यादा कवर करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा समझ है दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूँ कि दोस्तों आप वीडियो को देखें पूरा और अपने बेसिस पर एनालिसिस करें, और उसके बाद निवेश का डिसीजन ले। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि जो मैंने नुकसान किया वो आपको नुकसान ना हो, इसलिए मैं अच्छे स्टॉक्स, और जो जिसने फ्यूचर और जिसने पास्ट में भी काफ़ी अपना मतलब कि पोटेंशियल दिखाया, और फ्यूचर में भी जिसमें पोटेंशियल होता है, सिर्फ उसी स्टॉक को मैं कवर करता हूँ। इसलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, लाइक कम आते हैं, सब्सक्राइबर कम है, तो ये देख करके मत पीछे हटिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट में मेरे जा करके देखेंगे तो मैंने बहुत सारे केमिकल स्टॉक को कवर किया, जो कि पीछे भी इन्होंने रिटर्न्स अच्छा दिया और आगे भी रिटर्न्स अच्छा देंगे। तो इस हिसाब से आप देख करके मेरा एनालिसिस चेक कर सकते हैं दोस्तों, मैं किस लेवल का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो दोस्तों नया चैनल समझ करके पीछे मत हटिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक लाइक दोस्तों मेरा कितना मोटिवेशन बढ़ाता है, आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे चेक कर लेते हैं। मनी कंट्रोल एसेंशियल जो है, इनका 80% उसमें पास है। वही सब चीज़ें दोस्तों, कंसिस्टेंट मेकिंग प्रॉफिट है, कंपनी का अर्निंग बढ़ता जा रहा है, रिसेंट अर्निंग अच्छा था, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, कंपनी कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर के लिए पैसा बना के दे रही है, कंपनी के पास कर्ज कम है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, और कैश जनरेट कर पा रहे हैं अपने ऑपरेशन से। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, प्रमोटर का कोई मतलब कि गिरवी नहीं है शेयर। प्रॉफिट मार्जिन इनका, जो कि इंडस्ट्री मीडियम मतलब जो इनके कंपटीटर हैं और भी दूसरे इस तरह के मतलब मार्केट में इंडस्ट्री है, उनमें सबसे अच्छा इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, और जो इनका एसेट है वो उसको अच्छे से जनरेट मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जो इनके पीयर्स हैं, कंपटीटर्स हैं,
कोई भी एक महीने में इंसाइडर सोल्ड नहीं हुआ है, डज स्टॉक है गुड प्राइस मोमेंटम, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इस पर ज़्यादा कंसिडर मत कीजिए। तो दोस्तों मैं यही एक चीज़ करने वाला हूँ कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, लेकिन मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटा आपको प्रोवाइड करवाया है, और जिसकी बेसिस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हो। और थोड़ा बहुत आप अपने भी बेसिस पर रिसर्च जरूर कर लें। और वीडियो जरूर से जरूर लंबा हुआ है, नो डाउट, लेकिन मैंने कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। और प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने जो एक्सपीरियंस है आगे भी शेयर करने वाला हूँ और आगे भी वैल्यूएबल स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ अपने वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।